So I'm starting the recording now. This is CUET PG 2023 पेपर एंड इसकी हम डिस्कशन करेंगे. दिस इज़ द एग्जैक्ट पेपर जो मेरे टाइम पे आया था. आई हैव सम पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स ड्यू टू दिस. एटलीस्ट पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस तो है इस पेपर का. हमारे टाइम पे काफ़ी इसमें क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें गाइज. आर यू गाइज रेडी? थम्स अप होता है चैट बॉक्स के अंदर. हमारे सारे लोग थम्स अप करेंगे. कैमरे ऑन हो जाए प्लीज़, तो मेरे को भी आप लोग दिखते रहोगे. आपका हाँ ना आता रहेगा, मेरे लिए एक बहुत अच्छा साइन रहेगा. प्लीज़ कैमरे ऑन कर लो गाइस, प्लीज़ प्लीज़. जो भी लोग कैमरे ऑन करें वो जल्दी से करें. हेलो आशना जी. चलो बाकी लोग, भावना जी, देवव्रत जी, करो यार. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. ओके जी. हाँ, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. तो देखो इसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन थे अभी तक. इस पर्टिकुलर सब इसमें तीन प्रकार के लेंगे. एक तो स्टेटमेंट्स मिलेंगी जो असर्शन रीजन नहीं है, जस्ट टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है. दूसरी तरफ आपको और क्या दिखेंगे, एक क्वेश्चन दिखेंगे असर्शन रीजन वाले, मैचिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे. तो ये पेपर बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना हुआ है. चलिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्किंग मेमोरी. स्टेटमेंट वन, the ability to coordinate performance on two separate tasks and to switch between them. Okay, क्या ये फंक्शन है? एंड दूसरा, the ability to use retrieval strategies. क्या लगता है? both the statements are correct, यानी वन. both statements are false. one is true but two is false. one is incorrect और two is true. बहुत सारे मेरे को वन 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 दिख रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर. परफेक्ट, तो बिल्कुल सही भाई. बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू. दोनों काम करता है हमारा वर्किंग मेमोरी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव. ठीक है, अब ये है मज़ेदार क्वेश्चन. अगर आपने डीएसएम के बारे में पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा, और बाकी लोग भी कैमरा ऑन करो यार प्लीज़. चलिए, DSM-5 डैश. अब क्या ऑप्शन है? यूज्ड 3 axes फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, अबैंडन्ड मल्टी एक्सियल सिस्टम एंटायरली, used 4 axes of diagnosis, maintained the same multi-axial system as DSM-4. तो देखिए, जो मल्टीपल एक्सेस है ये कुछ भी नहीं है. ये सिंपल से टर्म ये है कि अलग अलग ना कैटेगरीज में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पहले डिफाइन किया जाता था, है ना. DSM-5 के अंदर वो सारी डिसऑर्डर्स की जो कैटेगरीज थी वो हट गई. ओके, ये चीज़ है. जैसे कि साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच का डिफरेंस हट गया. न्यूरोसिस अब ऐसी कोई टर्म नहीं है जो हम DSM-5 में यूज़ करते हैं. सो ये जो मल्टी एक्सियल सिस्टम था वो DSM-4 में था. DSM-3 में 4 एक्सेस थे शायद, है ना. और हमारे DSM-5 में कोई भी एक्सेस नहीं है. तो इट इज अबैंडन्ड मल्टी एक्सियल सिस्टम एंटायरली. सबके आंसर्स नहीं आ रहे मेरे को चैट बॉक्स में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ अराउजल थ्योरी? Okay, high levels of arousals are the most desirable ones. Optimal level of arousal exists for each person. Zero level of arousal is the desirable. Optimal level of arousal exists for various activities. क्या लगता है guys? What will be the right answer? Chat box. I can see a lot of twos. क्या 2 सही है या 4 सही है? बताओ. राइट आंसर इज 2, कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट पीपल. ठीक है, दिस इज द बेस्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, 4 से ज़्यादा बेटर है, आप 2 को ही करो, क्योंकि एक्टिविटीज़ के लिए वेरी करता भी है, बट ज़्यादा अच्छे से अराउजल थ्योरी इसी बारे में बात करते हैं कि हर बंदे का एक डिफरेंट लेवल ऑफ अराउजल होता है, एग्जिस्ट करता है, ऑप्टिमम लेवल. ठीक है, फॉर एवरी वन. चलें आगे चलें. चलिए, द स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या किया उन्होंने? यूज्ड इंट्रोस्पेक्शन टू एनालाइज कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, रिलाइड हेविली ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, was concerned with experience as a whole, और used dream analysis to reveal the unconsciousness. बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हो आप लोग, तो मैं फिर से वही वाली चीज़ रिपीट करूँगा कि जब मैं क्वेश्चन बोलना ख़त्म करूँ सिर्फ तभी आप लोगों को आंसर देना है. ठीक है,
तो इसका आंसर क्या लग रहा है? सब ने 1 1 1 1 भर दिया चैट बॉक्स में। आंसर है इसका, देखते हैं। ड्रीम एनालिसिस तो नहीं हो सकता, किसने किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। एक्सपीरियंस एज अ होल, ये गेस्टॉल्ट लोगों का काम है। नेचुरल सिलेक्शन तो बायोलॉजी में होता है, तो राइट आंसर इज 1 ओनली। तो अब गाइस जब मैं सारे ऑप्शन पढ़ लूंगा सिर्फ तभी आप लोगों को अपना आंसर देना है, ठीक है? अब ये इंटरेस्टिंग है, बताना इसका। मून इल्यूजन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्यूज ऑन अपैरेंट डिस्टेंस, द परसेप्चुअल क्लोजर इफेक्ट, द डेंसर एटमॉस्फेयर अलोंग द होराइजन, और कन्वर्जेंस। क्या लगता है, व्हाट इज द राइट आंसर? 3 लग रहा है, 1 लग रहा है। अब देखिए, आप कंफ्यूज हो विद दिस 3, दैट इज टोटली फाइन, बट द डेंसर एटमॉस्फेयर अलोंग द होराइजन, इसकी वजह से क्या होता है गाइज? डू यू गाइज नो? सिंस एटमॉस्फेयर एट द होराइजन इज डेंसर, इस वजह से क्या होता है? मून इल्यूजन नहीं होता, कुछ और होता है। एरियल पर्सपेक्टिव तो ओवरऑल है, बट हाँ कह सकते हो कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर दूर होता जाता है इट गेट्स डेंसर्ड अप, है ना? हाँ हाँ, तो डेंस एटमॉस्फेयर इज नॉट फॉर मून इल्यूजन गाइज। परसेप्चुअल क्लोजर तो बिल्कुल नहीं, तो गेस्टॉल्ट अलग ही है। कन्वर्जेंस तो बाइनोकुलर क्यू है। राइट वन इज द इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्यूज ऑन अपैरेंट डिस्टेंस। डेप्थ क्यूज का मतलब क्या है? इसका मतलब छोटा सा ये है, जब आसमान में आप चांद देखते हो आसपास कुछ नहीं होता तो दूर लगता है। जब होराइजन के पास चांद होता है तो आसपास पेड़ वगैरह भी होते हैं, और आप पेड़ को क्लोज समझते हो तो आपको चांद भी बड़ा नजर आता है, पर है वो उतना ही दूर, ठीक है? चलिए, इसका एक मैं बताऊँ एग्जांपल, तो ताजमहल के साथ भी यही होता है। अगर आप कभी ताजमहल गए हो तो ताजमहल के सामने वो उनका रेड फोर्ट है वहाँ का, तो वहाँ पे 2 विंडोज़ हैं। एक विंडो से ताजमहल बहुत दूर दिखता है और एक विंडो से बहुत पास दिखता है। डिफरेंस क्या है? एक विंडो से सिर्फ ताजमहल दिख रहा है और दूसरी विंडो से आसपास के ट्रीज वगैरह भी दिख रही हैं, नीचे का एरिया भी दिख रहा है। दैट इज़ वाई वो थोड़ा दूर भी दिखता है। चलिए, the key aspect of therapy based on existentialism is, existentialism के according क्या है key aspect? Resolving unconscious conflicts, eliminating symptoms, believing you are capable of making choices about who you want to be, or a holistic analysis. क्या लगता है guys? क्या आंसर है? 3 लग रहा है सबको? 3 लग रहा है, बिल्कुल सही। 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि हु यू वांट टू बी एग्जिस्टेंशियलिज्म का ही तो पार्ट है। आप खुद चूज कर सकते हो, दैट इज वाई हम एज अ फैसिलिटेटर काम करते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये बताना। Tuhina, 18-month old, is preoccupied with pointing at things and asking what they are. Her behavior is characterized by naming explosion, pre-linguistic vocabulary, overactive language acquisition divide given by Noam Chomsky, और metalinguistic awareness. क्या लगता है गाइस, इसका राइट आंसर क्या है? वन 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 लग रहा है सब लोगों को। ओके, वेल राइट आंसर भी इसका नेमिंग एक्सप्लोजन ही है, कि जब बच्चा 18 महीने का है, 1.5 साल का है, तो वह हर चीज़ के नाम जानना चाहता है ना? बताता हूँ दक्षप्रीत जी। तो ये नेमिंग एक्सप्लोजन का मतलब क्या है? वो क्या है, वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? ये नेमिंग एक्सप्लोजन होता है। प्री लिंग्विस्टिक वोकैबुलरी क्या होती है? बा बा बा, चा चा चा, ये सब होती है, तो वो इस क्वेश्चन में फिट नहीं होता। ओवर एक्टिव एलईडी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इटसेल्फ इज अ थिंग, उसका ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव होने का हमारे इसमें कुछ लेन देन नहीं है, ठीक है? एंड देन हमारे पास क्या है? मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस की लैंग्वेज इज अ थिंग, ये छोटे बच्चे में होती नहीं और इस क्वेश्चन में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर इज 1 ओनली, ठीक है? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार। थम सकिंग एट द एडल्ट स्टेज इज अ फिक्सेशन ऑफ लेटेंसी, एनल, ओरल और फैलिक। बता दो भाई, इजी क्वेश्चन। थम सकिंग कर रहा है बंदा, तो ऑब्वियसली ओरल ही है, माउथ प्लेजर ले रहा है बंदा। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा इस टेस्ट के अंदर बहुत सारे चलो बाद में बताऊंगा।
A dash test compares an individual's results on test with statistically representative sample. कौन सा वो टेस्ट है जो कि कंपेयर करता है इंडिविजुअल के रिजल्ट को विद अ स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, रिलायबल टेस्ट, वैलिड टेस्ट या नॉन रेफरेंस टेस्ट? अब देखो आप लोग क्या कह रहे हो, 4 जो बोल रहे हो नॉर्म रेफरेंस कह रहे हो, और इन स्मार्टीज ने क्या लिख दिया एरर करके, नॉन रेफरेंस टेस्ट लिख दिया, तभी हम सबके दिमाग में ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना. इन रियलिटी व्हाट इज द राइट वर्ड ओवर हियर? इट इज नॉर्म रेफरेंस्ड. ठीक है, तो ये इनकी तरफ से ही एरर है. नॉन रेफरेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है जो नॉर्म्स को रेफर करता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. An electric nerve impulse that travels through a neuron when it is set off by a trigger, changing the neuron's charge from negative to positive. It is a graded potential, resting potential, action potential या threshold. Easy question. बता दो भाई. काफी सारे 3s आ रहे हैं. बिल्कुल सही. 3 is the right answer. 3 is the right answer. That is action potential. हम उसे action potential ही कहते हैं गाइस. ठीक है, परफेक्ट. चलिए, दिस इज बेटर. आई होप इट इज बीइंग रिकॉर्डेड. परफेक्ट, ये बहुत बेटर है. मैंने एक नया लेआउट कर लिया है जो कि रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है. चलिए, a bell shaped curve is normal. A bell shaped curve or a normal curve is dash mesocortic, leptocortic, platycortic. Easy question है. This is the question about meso, lepto and platycortic, and answer इसका mesocortic है. NPC is a mesocortic curve. अगर आपको इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता तो कर्टोसिस जिसे हम कहते हैं, आप उसे पढ़िए. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्टोसिस या कर्टोसिस होते हैं. ठीक है, आप उसे पढ़िएगा गाइस. चलिए आगे देखते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन. डाउन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा डैश क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम या 23 क्रोमोसोम? व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी 21. ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? 3 क्रोमोसोम हो जाना ऑफ 21st पेयर. तो ट्राइसोमी 21, 21st पेयर. इजी पीजी, बहुत इजी क्वेश्चन है. ये बता दो, फ्लडिंग इज अ मेथड अंडर व्हाट? बिहेवियरल, सीबीटी, ह्यूमनिस्टिक, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. फ्लडिंग किस में कराई जाती है गाइस? सबको वन पता है ऑब्वियसली, बिहेवियरल थेरेपी के अंदर होती है. फ्लडिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सपोजर थेरेपी, है ना, जिसके अंदर आप एक बारी में ही सारा रिस्पॉन्स दिलवा देते हो बंदे को, है ना. तो वो चीज़ इधर होती है. परफेक्ट, दिस इज बेटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सम पीपल शो प्लेजर वाइल अदर्स आर टेरिफाइड वाइल. सर ये लेक्चर क्या यूट्यूब पे आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, बट डोंट वरी, आप लोग की वीडियो नहीं आ रही. सम पीपल शो प्लेजर वाइल अदर्स आर टेरिफाइड वाइल राइडिंग अ रोलर कोस्टर. डैश अप्रेजल ट्रिगर्स दीज डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस. इफेक्टिव, कॉग्निटिव, कल्चरल और सोशल? बता दो. इजी है. कॉग्निटिव अप्रेजल ही तो होता है जिसकी वजह से आप सोचते हो कि कोई चीज़ घबराने लायक है या नहीं है. किसी को मज़ा आ रहा है क्योंकि वो सोच रहा है मज़ा आता है, किसी को बुरा डर लग रहा है क्योंकि उसे लगता है कि दिस इज समथिंग खतरनाक फॉर मी. तो कॉग्निटिव अप्रेजल इज द राइट आंसर. ओके, चलिए बहुत इजी पीजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु यूज्ड ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन टू स्टडी ह्यूमन प्रोसेसेस? विलियम जेम्स, चार्ल्स डार्विन, विल्हेल्म वुंड एंड अल्फ्रेड एडलर. किसने चूज करा भाई?
कौन था जिसने ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन करी भाई? राइट आंसर क्या होगा? विलियम जेम्स या विलहेल्म वुंड? 3, मेजॉरिटी इज सेइंग 3 एंड 3 इज द राइट आंसर. विलहेल्म वुंड ने ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन की बात करी थी और उसको यूटिलाइज किया था. चलिए, easy question. The mean of any distribution of scores converted to z score is always 1, 2, 3 या 0. अब कैसे करोगे इसे? z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. अगर आपका x ही मीन है और म्यू भी मीन है तो ये तो x माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय सिग्मा, है ना. और अगर सिग्मा ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन पे तो 0 ही है, तो आंसर बढ़ेगा आपका 0 अंडा. ठीक है, सो 4 इज द राइट वन. चलिए, अगर कोई बच्चा देख रहा है इसको यूट्यूब पे तो डेफिनेटली हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं. 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है इसके अंदर बिफोर एग्जाम, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है. इजी क्वेश्चन. द प्रेजेंस ऑफ एम्पथी इन नाइटिंगेल एंड लस्ट फॉर पावर इन नेपोलियन are examples of central trait, cardinal trait, secondary trait and source trait. बता दो. अब देखो, कार्डिनल ट्रेट लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है? क्योंकि नेपोलियन की लस्ट फॉर पावर ऐसी थी कि उसके लाइफ का हर एक डिसीजन वॉज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द फैक्ट कि उसको लस्ट फॉर पावर थी, वो हर दुनिया को फतेह करना चाहता था. तो बिल्कुल सी कार्डिनल ट्रेट इज द राइट आंसर. बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोफिशिएंट वुड बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन? पॉजिटिव 0.80, नेगेटिव 0.75, पॉजिटिव 0.79, नेगेटिव 0.88. ये तो पूछने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए. अरे फंस गए भावना जी, फंस गए आप क्वेश्चन में. दक्षप्रीत जी भी फंस गई क्वेश्चन में. स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो डायरेक्शन बताते हैं भाई, तो जितना बड़ा नंबर होगा वही सही होगा. आंसर विल बी 0.88. स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है. गए नंबर देखो, 4 नंबर. ये तो बुरा फील करने लायक नंबर गए हैं ये आपके, क्योंकि इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. चलो आगे चलते हैं. रोहित हैज कॉन्स्टेंट वरी अबाउट हिज हेल्थ. ओके, ही हैज मेट न्यूमरस डॉक्टर्स for ruling out serious diseases only to be reassured of his well-being कि कोई नहीं, सब ठीक है भाई. Each small ailment, जुखाम, खांसी, सरदर्द, exaggerates his worry, है ना. उसको लगता है कि भाई मैं कुछ हो गया है. He considers them to be indication of major illness. Which disorder does he suffer from? Somatization disorder, conversion disorder, dysmorphic disorder और hypochondriasis और illness anxiety disorder जिसे हम कहते हैं. अच्छा, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है ये. गिव मी दिस गाइस. इलनेस एंजाइटी के अंदर तो ये होता है कि आपको सिम्टम नहीं है और आप दूसरों की जब बीमारी देख रहे हो तो आपको डर लग रहा है, नेगेटिव रिजल्ट्स की वजह से आप वापस आ रहे हो. और सोमेटाइजेशन में क्या होता है कि आपको कोई ऐसे वो होता है, सिम्टम होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर बड़ी डिजीज़ से रिलेटेड नहीं है और आप उसकी वजह से वरी करते हो कॉन्स्टेंटली, है ना, और आप हमेशा परेशान रहते हो. तो इसमें आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्यों लग रहा है? कैन यू गाइस टेल मी, लाइक व्हाई डू यू थिंक सो? He has met numerous doctors for ruling out serious diseases, only to be reassured of his well-being. Each small ailment, khansi जुखाम, exaggerate his worry. He considers them to be indication of major illness. Which disorder does he suffer from? Persistent preoccupation होनी चाहिए. वैसे ये बात सही है. There is no persistent preoccupation with one particular thing. He worries about being sick. वो तो दोनों में ही है कि डर दोनों ही केसेस में लग रहा है. Illness anxiety is more about कि they are constantly worrying
इवन दो उन्हें कुछ है या नहीं है। तो पर चलो ठीक है, सिंस यहाँ पे परसिस्टेंट प्री ऑक्यूपेशन नहीं है किसी चीज़ से, ट्रू, सिंस यहाँ पे परसिस्टेंट प्री ऑक्यूपेशन नहीं है ना, जैसे कि हम कहते हैं बूचैन की हमेशा नाक लटकती रहती है पर उसको कोई बीमारी नहीं है, तब मैं मान सकता हूँ। तो हाँ, इधर हाइपोकॉन्ड्रियासिस देन सही है। ओके जी, चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, गुड। A negative correlation occurs when dash scores on one variable are associated with dash scores on second variable. High high, high low, high equal, low equal. Easy question यार, ये तो कोई गलत करेगा तो मैं मतलब बात नहीं करूँगा उससे। क्या आंसर है? हाई लो, ऑब्वियसली ऑपोजिट, ऑपोजिट है तभी तो नेगेटिव कोरिलेशन है। एक और इजी क्वेश्चन, Which of the following is a method of probability sampling? Purposive, snowball, incidental or cluster sampling? Which one is probability? Probability sampling जो होती है आपको पता होगा वो रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से रिलेटेड होती है, इट इज़ रैंडमाइज्ड, है ना। और ये वाली जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी वाली है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी है पीपल की टू बी सिलेक्टेड, है ना। Another easy question, color blindness is caused by defective dash in the dash of eye. Defective iris in retina, defective iris in cornea, defective blood vessel in pupil, or defective cones in retina. राइट आंसर क्या है भाई? आंसर है 4, क्योंकि भाई कोन्स जो होते हैं कलर परसेप्शन वाले, अगर वो आपके खराब होते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है आपको, है ना। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं रेटिना के अंदर, दैट इज वाई। चलिए अनदर क्वेश्चन, डैश इज अ फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग इन विच द ऑनसेट ऑफ CS कंडीशन स्टिमुलस, यानी घंटी बजाना, प्रीसीड्स द ऑनसेट ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी खाना देना। ठीक है, तो घंटी पहले बजाई जा रही है और बाद में खाना दिया जा रहा है। And the presentation of conditioned stimulus and unconditioned stimulus do not overlap with each other. What is it? Is it delayed? Is it simultaneous? Is it trace conditioning or is it backward conditioning? देखो बैकवर्ड कंडीशनिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो 4 तो गलत है। बैकवर्ड तब होती है जब खाना पहले घंटी बजाई दी जा रही है फिर बाद में खाना, सॉरी पहले खाना है फिर बाद में घंटी, उल्टा हो जाता है ना। इन दिस केस साइमल्टेनियस भी नहीं है, साइमल्टेनियस होता है दोनों चीज़ें साथ साथ हो, है ना। तो अब आपके पास बच रहा है ट्रेस और डिलेड कंडीशनिंग। अब देखो डिलेड कंडीशनिंग में क्या है, पहले घंटी बजाई जा रही है बाद में खाना दिया जा रहा है, पर उन दोनों के बीच में सम ओवरलैप है, तो घंटी बजाते हुए खाना दे दिया और पहले घंटी बंद हो गई। ट्रेस में क्या है, पहले घंटी बजाई रोक दी फिर खाना दे दिया। सिंस दे हैव सेड देयर इज नो ओवरलैप, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ट्रेस कंडीशनिंग। ठीक है भाई, चलो। A researcher wants to test, किसी ने कुछ लिखा है क्या? क्वेश्चन छोटा सा ये है भाई, देखो लेट मी शो यू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले घंटी बजाई जा रही है बाद में खाना दिया जा रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है, पहले घंटी बजा दी रोक दी फिर खाना दे दिया और उसके बाद देखा कंडीशनिंग होगी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन आ रही है ना इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में, तो बैक टू द बेसिक्स जाओ और वहाँ पे देखो वो कैसे लिखते थे उसे, है ना, कि UCS प्लस CS कैसे लिखते हैं, तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। अनदर इजी क्वेश्चन, ये तभी पॉसिबल है जब आपने टेस्ट रिवाइज कर रखा हो। A researcher wants to test if there is a significant difference between the achievement scores of 8th grade students in mathematics before and after 2 months of classes. Which of the following test will be the most appropriate one to use? chi-square, independent sample t-test, dependent sample t-test या Pearson correlation? बताइए गाइस, what is it? अब देखो इसमें सिंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स पूछा हुआ है, तो वेरी गुड ऑप्शन इज t-test।
अब देखो एक ही ग्रुप है जिसमें प्री एंड पोस्ट लिया जा रहा है, तो प्री एंड पोस्ट इज अ डिपेंडेंट सैंपल, देयरफॉर 3 इज द राइट आंसर। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आया सबको, ये ज़्यादा लोगों के नहीं आए इसमें ऑप्शंस। देखना 3 टाइप्स ऑफ टी टेस्ट होते हैं, लुक एट दैट। Dash neurons carry message from the senses to the spinal cord. Dash neurons carry message from the spinal cord to the muscle. बता दो इसका आंसर, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा। सिंपल सी बात है, कैरी मैसेज फ्रॉम सेंसेस टू स्पाइनल कॉर्ड। एफेक्ट इमोशन बाहर से मिल रहे हैं तो मैं उसे एफेक्ट करता हूँ, और कुछ इफेक्ट करना यानी ब्रेन से मसल से कुछ काम करवाना तो इफेक्ट है, तो इफेक्टिव न्यूरॉन यानी इफरेंट न्यूरॉन। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, एफरेंट एंड इफरेंट। अब ये क्वेश्चन मजेदार है। एसोसिएशन एग्नोसिया, अब ये क्या है, 2 स्टेटमेंट्स है, ईदर दे आर ट्रू ईदर दे आर फॉल्स, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। स्टेटमेंट 1, association agnosia patients cannot readily name the objects they have seen or drawn. Statement 2, prosopagnosia patients may not recognize faces of non-known people, even photographs of their own faces. अब इसमें 2 है ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है 2 सही है। बताओ इसका क्या आंसर होगा। अब इसके लिए मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वो बना रखे थे, जो चीज़ें पूछी गई है। तो ये देखो, ये कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये एग्नोसियाज जो होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रालेटरल निग्लेक्ट है, एकिनेप्टोप्सिया है विच इज मोशन ब्लाइंडनेस, विजुअल ऑब्जेक्ट एग्नोसिया है, किसी चीज़ को देख पा रहे हो पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, वही इधर लिखी हुई है, एसोसिएशन एग्नोसिया लिखा है, ठीक है जी। देन प्रोस्पेग्नोसिया जैसे फेस ब्लाइंडनेस, हमने लास्ट कल की क्लास में इसके बारे में बात करी थी। एनोसोग्नोसिया है जिसमें क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस और डिनायल ऑफ वंस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, पता है कुछ प्रॉब्लम है पर उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। तो ये कुछ आपको दे दिए हैं, इन्हें आप लिख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। इन प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इंफॉर्मेशन करंटली बीइंग लर्नड interferes with the information already present in memory. In retroactive interference, previously learned information interferes with the information being learned at present. क्या सही है इसमें? दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, एक गलत है दूसरी सही है। बताओ। अब 2 लिख रहे हो, कोई मेरे को माइक ऑन करके बता सकता है ऐसा क्यों लिख रहे हो आप लोग? Anyone? Why are both the statements false? बताओ बताओ। इट इज उल्टा लिखा हुआ है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में आगे नई वाली इंफॉर्मेशन के ऊपर काम होता है, रेट्रोएक्टिव में पुरानी इंफॉर्मेशन के ऊपर काम होता है, ठीक है जी। तो उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज वाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हियर। चलिए आगे देखते हैं। द फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस indicates that emotional states can produce changes in facial expression. James Lange's theory of emotion suggests that subjective emotional experiences are actually the result of physiological changes within the body. Are both the statements true? Is 1 true or 2 false? क्या है इसमें? मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा देख के करो। So you guys are confused between 4 and 1, right? अब देखो, सबको पता है स्टेटमेंट 2 तो सही है,
Facial feedback hypothesis indicates that emotional states can produce changes in facial expression. ये उल्टा है. In reality, facial expressions can change your emotion. That is the right thing about facial feedback hypothesis. कि आपके चेहरे पे अगर स्माइल होगी तो आप अच्छा फील करने लग जाओगे, चेहरा ही लो होगा तो आपको भी लो फील होने लग जाएगा. तो दैट इज स्टेटमेंट 1 इज द रॉन्ग वन. सो 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू. ओके. और जेम्स लाइन थ्योरी के बारे में तो बात सही ही लिखी है. अगली देखते हैं. When people do not recall their dreams, it is probably because they are secretly trying to forget them. और नंबर 2 क्या है? Sleep enables the brain to rest because little brain activity takes place during sleep. What is the right answer? 4 आ रहा है. बिल्कुल सही. स्टेटमेंट 1 गलत है. अरे जान के थोड़ा ना सीक्रेटली फॉरगेट करना चाहोगे, आप भूल जाते हो, अनकॉन्शियस में चले जाता है मटेरियल, है ना. और स्टेटमेंट 2 तो सही है कि स्लीप की वजह से आपको फायदा होता है. अब आ गए असर्शन एंड रीजन. अब असर्शन रीजन का मतलब क्या है कि दोनों चीज़ों के बीच में रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन का वो है कि नहीं है बीच में रिलेशनशिप. अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, cognitive development is characterized by increase in storage capacity, processing speed and efficient executive functioning. Reason क्या दे रखा है? The process of myclination. Again error है, this is myelination. ठीक है, ये E होना चाहिए. The process of myelination is the most prolonged developmental changes in human brain. बताइए, A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. A सही है, B R गलत है, A गलत है, R सही है. बता दीजिए क्या है आंसर. संजीता जी is saying 2. बाकी लोग what do you guys think? You guys think 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, नहीं 3, 3. तो देखो, पहली बात तो द प्रोसेस ऑफ माइलिनेशन इज द मोस्ट प्रोलॉन्ग डेवलपमेंटल चेंज इन ह्यूमन ब्रेन. दैट इज ट्रू. माइलिनेशन क्या होता है? न्यूरॉन्स के ऊपर जब माइलिन शीत लगती है, ये सबसे लंबा डेवलपमेंटल चेंज है, ये ट्रू चीज़ है. ठीक है. दूसरी बात, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में जो बात लिखी हुई है कि इंक्रीज इन स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड, एफिशिएंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द फंक्शनिंग, ये सब चीज़ें सही हैं अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. देन गलत क्या है भाई? एक बात हो रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में, दूसरी बात हो रही है ब्रेन के अंदर माइलिनेशन के बारे में. इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? यस और नो? नहीं है भाई. दैट इज वाई A and R are true but R is not the correct explanation of A. ठीक है भाई. चलो अगली देखते हैं. Standard scores expresses the individual's distance from the mean in terms of standard deviation. Okay. Reason, linearly divided standard scores are often designated simply as Z scores. बता दो. क्या बात है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेरी गुड. सो बिल्कुल सही. स्टैंडर्ड स्कोर जो होते हैं वो यही है, इंडिविजुअल्स डिस्टेंट फ्रॉम मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यही बताते हैं. और लीनियरली डिवाइड स्टैंडर्ड स्कोर्स को ही जेड स्कोर कहते हैं. पर इन दोनों के बीच में हम कोई रीजनिंग एक्सप्लेनेशन नहीं देख पा रहे.
कि हम स्टैंडर्ड स्कोर्स जो हैं वो मीन से इतना दूर होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि लीनियरली डिराइव्ड स्टैंडर्ड स्कोर्स को जेड स्कोर बोला जाता है। ये कोई सेंस नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। तो देखो मैंने एक बार अभी जेमिनी भी करके देखा जस्ट टू टेक सम एग्जाम्पल राइट थिंग। ठीक है जी। सो इफ समथिंग इज एन एग्जाम्पल रादर दैन एन एक्सप्लेनेशन in an assertion reason type question, then R is not a correct explanation of A. ये फंडामेंटली मान लो। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? एन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड्स द अंडरलाइंग मैकेनिज्म, कॉज और लॉजिकल कनेक्शन दैट मेक्स द असर्शन ट्रू। असर्शन को ट्रू बनाती है वो चीज़। इट क्लैरिफाइज वाई समथिंग हैपन्स। तो ये चीज़ याद रखो असर्शन रीजनिंग में, अगर कोई चीज़ उसका वाई बता रही है तभी तो मैं कहता हूँ बिकॉज लगा के देखो, है ना। बट वही एग्जाम्पल अगर कोई, जैसे ये एग्जाम्पल है, जेड स्कोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर्स बट इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई जेड स्कोर आर द गिवन असर्शन। ठीक है, चलो आगे करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन है। रिसर्च एविडेंस इंडिकेट्स दैट अग्रेशन इज इन अ रीजनेबली स्टेबल, इज होना चाहिए यहाँ पे, फिर गलती है। Research evidence indicates that aggression is a reasonably stable attribute. और रीजन क्या दे रखा है? Reactive aggression are children who display high level, reactive aggressors are children who display high level of hostile retaliatory aggression. बता दो भाई क्या आंसर है इसका? अब अगेन सही बात है, रिसर्च एविडेंस इंडिकेट्स दैट एग्रेशन इज अ रीजनेबली स्टेबल एट्रीब्यूट, सही बात है। रिएक्टिव अग्रेसर्स के बारे में जो बात लिखी है वो भी सही है, पर अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ अग्रेशन, इट डज नॉट टेल व्हाई इट इज अ स्टेबल एट्रीब्यूट, राइट? इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। The behavioral activation system and behavioral inhibition system, BAS and BIS जिसे हम कहते हैं, are the two neural systems, the functions of which establish the relationship between your emotion and motivation. कोई काम करने के पीछे BAS और BIS systems होते हैं। रीजन क्या दे रखा है कि BIS links approach motive and derived incentives with positive emotion. अब ये बताओ ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक्सप्लेनेशन है नहीं है, क्या चीज़ है बताओ? To tell you, behavioral activation system activates your behavior to do a positive motivative behavior, while behavioral inhibition system stops your behavior. Very good, super smart, very good. ये जो रीजन है वो लाइन ही गलत है। BIS लिंक्स अप्रोच मोटिव नहीं अवॉइडेंस मोटिव को करती है ये। तो BIS इज नॉट द राइट वन, इधर BAS होना चाहिए था। दैट इज वाई A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। अब अगेन यहाँ पे एक और आपको प्रॉब्लम दिखेगी इधर। ठीक है, क्या पूछा गया है? असर्शन द सोशल पोजिशन कर्व प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर टू डिस्टिंक्ट मेमोरी सिस्टम्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। रीजन क्या दे रखा है कि when people try to recall a list of unrelated words, they usually remember more words from the beginning and end than the list from the middle. बता दो इसका क्या होगा? is true or is false, क्या चीज़ है? पहली बात तो सोशल पोजीशन कर्व नहीं है, ये एरर लिखा हुआ है इनकी बात में, ये सीरियल पोजीशन कर्व होना चाहिए। ठीक है, पर चलो हम इसे एरर नहीं लेके चलते, वॉट एवर दे हैव रिटन वही लेके चलते हैं। तो सोशल पोजीशन कर्व जैसी कोई चीज़ होती है क्या भाई जो कि आपको वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में डिफरेंस बताती है? नहीं, तो ए तो फॉल्स ही है, ए तो फॉल्स ही है। और ये दूसरी बात सही है, सीरियल पोजीशनिंग कर्व बताता है एक्चुअली आपको, है ना। तो बिल्कुल ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए तो गलत ही है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग सॉल्व करोगे खुद से, देख के सॉल्व करो, बताओ और फिर मेरे को।
4 4 2 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 2। चलिए भाई देखते हैं इतने सारे 2 फिर 4 क्यों आए। पहली बात तो डी का तो 1 ही रहने वाला है मेरे भाई, तो डी 1 है। फ्रंटल लोब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही। अब देखो सी में 4 दो बार आ रहा है, एक बार 2 एक बार 3, तो पहले मैं C4 चेक करूंगा। टेम्पोरल लोब प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही, C4 है, तो ये कट गया और ये भी कट गया। अब देखते हैं बी का 3 है या बी का 2 है। तो पेराइटल लोब, इसका काम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में है या सोमैटोसेंसरी में है, नहीं पता मेरे को, तो मैं ए पे जाऊंगा। ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ही है, यानी ए का तो 3 ही होना चाहिए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, A3 B2 C4 D1। तो गड़बड़ हो गई। गुड, अगला करो, बहुत सारी मैचिंग आएगी इसमें। बताइए, मैचिंग करके बताइए मेरे को। फोर आ रहे हैं, ओके ओके वनक्कम, ओके। ये देखो गाइस, मैंने भी अपने फ़ोन के पीछे ही लगा लिया। 4 आ रहा है, चलो देखते हैं। पहली बात तो मैं क्या चेक करूँगा, कोई रिपीट हो रहा है। ए का 3 3 बार है, तो मैं पहले ए का 3 चेक करूँगा। प्लेसिबो इफेक्ट, पार्टिसिपेंट इम्प्रूव बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही। ए का 3 सही है, तो मैं ए का 2 वाला काट दूंगा। अब देखिए बी में 1 4 और 3 हो रहा है, कोई मेरे पास नहीं है, सारे जगल हो रहे हैं, तो मेरे को अब अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। डबल ब्लाइंड प्रोसीजर चेक करें। ये देखो मेरे को सी का 4 लग रहा है, नीदर रिसर्चर नॉर पार्टिसिपेंट नोज द कंडीशन टू विच अ पार्टिसिपेंट इज असाइंड, बिल्कुल सही, दैट इज व्हाट डबल ब्लाइंड इज। तो सी का 4 लग रहा है मेरे को, C4 इसी वाले में है, तो A3 B2 C4 D1 इज द राइट आंसर। आया, चलो ये ला बताओ, फिर इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या रीजनिंग है। वेरी गुड, बताओ भाई। आई नो इसमें कंफ्यूज होने वाली है जनता, ठीक है। तो चलो पहले लेट्स मार्क व्हाट वी नो। मुझे पता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसका है, बैंडूरा का है, तो डी का 1 होना चाहिए, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, डी का 1 मेरे को मिल गया। अब मैं आपको बता दूँ छोटी सी चीज़, जो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है ना, ये बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी ही है। जीन पियाजे ने एक पूरी अपनी वो दी थी, थ्योरी दी थी ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, विच मीन्स ही वांटेड टू स्टडी नॉलेज डेवलपमेंट, ठीक है जी, ऑफ ड्यू टू जेनेटिक्स। नॉलेज कैसे डेवलप होती है एक बंदे की, अदर वर्ड्स में अगर आप इसे लोगे तो नॉलेज डेवलपमेंट मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी इज रिलेटेड टू जीन पियाजे, तो ए का 2 होगा, पर देखो दोनों में ही ए का 2 है, ओके। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस गॉल्टन साहब ने बात करी थी, ठीक है, तो सी का 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। पर एक और चीज़ देख लेते हैं, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बाद ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, जो ये ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग लिखी है ना ब्रॉडबैंड के बारे में, ये बेसिक बातें हैं अबाउट हिज अटेंशन थ्योरी, तो अटेंशन थ्योरी से रिलेटेड बात है ये, तो बी का 4 होगा, तो B4 C3 D1 एंड A2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लगाओ भाई मेरे लिए, एमसीक्यू वाला, एमसीक्यू करो मैचिंग वाला। फोर आ रहा है, वन आ रहा है। अब देखो, इंस्टिंक्ट क्या होता है? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है, ठीक है। देन आपके पास आती है इन्वायरमेंटल मोटिवेशनल ट्रिगर। ये क्या होता है भैया? ये इंसेंटिव ही तो है, आपको बाहर से मिलता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको रिवॉर्ड की तरफ लेके जाती है, और बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। तो क्या बनेगा आपका? ए का टू कहीं पे है, एक में ही है भैया। ए का टू, बी का थ्री है क्या? इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिल्कुल सही, ओरिएंटेड टूवर्ड्स रिवॉर्ड। सी का वन बिल्कुल सही, और डी का फोर इंसेंटिव, एनवायरमेंटल मोटिवेशनल ट्रिगर है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी कंफ्यूज होने वाली है जनता, बता दो मेरे को। हम्म, 3333 आ रहा है, देखते हैं। पहली बात तो थ्री में क्या बोला हुआ है? ए तो मेरे को नहीं आता, फ्रेजर स्पाइरल क्या है? मुझे पता है मोशन पिक्चर इज ड्यू टू स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट, तो बी का थ्री होगा। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब देखते हैं एमीज रूम। एमीज रूम पता है क्या होता है? एक तरफ से बड़ा, एक तरफ से छोटा। तो आपको एक तरफ से दिखता है कि एक इंसान छोटा है और एक इंसान बड़ा है, जबकि वो एक्चुअल में आगे पीछे होता है। तो एमीज रूम इज ऑल अबाउट डेप्थ परसेप्शन। तो सी का आपका क्या है? एक सेकेंड, आप लोगों क्या बोल रहे हो? ओ सॉरी सॉरी, एमीज रूम इज अबाउट डिस्टॉर्टेड साइज। डिस्टॉर्टेड साइज है ना, छोटा बड़ा। मैं डेप्थ परसेप्शन कह रहा था, है ना। इट इज डिस्टॉर्टेड साइज कॉन्स्टेंसी, कि एक छोटा साइज है, एक बड़ा साइज है। एक वो चीज़ आ गई आपके पास। तो मेरे को पता है B3C4, 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 ऑप्शन नंबर थ्री मैंने लगा लिया। ठीक है जी, परफेक्ट। एक और देख ले, ये तवाटोजन नहीं है, ये टेराटोजन है। बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स है इस पर्टिकुलर पेपर में, बता दो। ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे प्लेट में परोस के दिया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन का एक भी आंसर नहीं पता ना, तो आपको इतना तो पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और यहाँ पे लिखा है मदर्स कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। तो इतना तो आप जोड़ सकते हो कि बी का थ्री होगा, और सारे में बी का बस थ्री एक में ही है। लो जी, हो गया इजी पीजी। तो आपको और कुछ देखने की ही ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सबसे इजीली डिटेक्टेबल वाले को मैच किया करो, ठीक है। चलो भाई, ये वाली देखो, इजी रहेगा ये भी। मिल गया मेरे को तो ऑप्शन, आप लोग बताओ जल्दी से। टू टू आ रहा है, ओके। अब देखो, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है थेरेपिस्ट में, इंट्रापर्सनल हेल्प्स यू इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ।
bodily kinesthetics in dancers, spatial in engineer, sculptor and cartographer. A3 बस चलो सब में है. A3 के साथ आपका B1, तो A3 के साथ B1 एक में ही है, ऑप्शन नंबर 2. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. इजी पीजी. ये भी बता दो, ये भी इजी है. टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दे रखा है. समझ गया मैंने आपने कैसे निकाला है. सिंपल सी बात है. पहली यहाँ पे देखो, रीइंफोर्समेंट ऑकर्स आफ्टर अ सेट टाइम पीरियड. तो पहली बात तो फिक्स्ड है और रेशो है या फिर इंटरवल है. तो ये इंटरवल ऑफ टाइम होता है. तो C1 एक में ही है, ऑप्शन नंबर 2. हाँ, देखने लग गए आप लोग, अब स्मार्ट हो चुके हो, अब सही तरीके से MCQs करते हो. गुड. दिस होल पेपर फील्स लाइक अ मॉक टेस्ट ना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सेम प्रकार के एक के बाद एक के बाद एक है. ये वाला बता दो. थ्री आ रहा है देखो. टेक्सचर ग्रेडियंट, डिटेल ऑफ थिंग्स ऑन सरफेस फार लेस देन. तो ए का 2 ही होना चाहिए. ये कट गया, ये कट गया. अब ये दोनों बच्चे हैं. A2B3, C का 1 है, C का 4 है. रेटिनल साइज, स्ट्रेट लाइन सीम टू जॉइन टुगेदर, नहीं. इफ टू ऑब्जेक्ट आर सेम साइज, द वन प्रोड्यूसिंग स्मॉलर रेटिनल इमेज इज फर्दर अवे. D4. ओके, तो D4 वाला ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. चलो भाई अगला देखते हैं. ये भी इजी है, आप लोगों के लिए इजी है. जिसने पढ़ाई नहीं करी उसके लिए तो मुश्किल ही है, पर आप लोगों के लिए तो डेफिनेटली इजी है. लाजरस ने क्या बोला था? इमोशंस आर जॉइंटली डिटरमाइंड बाय नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इंटरप्रिटेशन. लाजरस की अप्रेजल थ्योरी. तो ए का 4 होना चाहिए. अरे एक ही में है प्रभु. एक सेकंड, आप कौन सी बोल रहे हो गाइज? यू गाइज आर सेइंग 3, तो शायद मैं गलत बोल रहा हूँ. ओके, देख लेते हैं लाजरस की बात कहाँ है. कैनन बार थ्योरी, जेम्स लैम्स थ्योरी. ठीक है, आप लोगों ने क्या मैचिंग करी है इसमें? ए का 3, लाजरस कॉग्निटिव अराउजल इवन इन एब्सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल. ओके ओके. बी का 1 देखते हैं. कैनन बार थ्योरी, फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस साइमल्टेनियसली. ठीक है जी, कैनन बार थ्योरी का साथ साथ होते हैं, तो बी का तो 1 ही होना चाहिए. तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना. देन क्या है? जेम्स लैंज थ्योरी. जेम्स लैंज थ्योरी का कहता है कि पहले इमोशन होता है ना. तो देखते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन रिजल्ट फ्रॉम, पहले फिजियोलॉजिकल चेंज होता है और उसकी वजह से आपको इमोशन मिलता है. तो सी का तो 2 होना चाहिए. तो C2 किस में है? इन दोनों में, इसमें है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन. B1 एंड C2. स्मार्ट हो गए हो. चलो अगला बताओ. अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ वन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन है ये, इतना ही इजी क्वेश्चन है, मैं क्या ही बताऊँ आपको. ये पास मॉडल की बात कर रहे हैं. प्लानिंग सबसे पहले आएगा. तो सबसे पहले क्या आएगा? पी मतलब C. ये हट गया, ये हट गया. फिर आएगा अटेंशन यानी B. तो CB हो गया जी. प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव. सिंपल एज दैट. तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इजी. अब ये है थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन.
सोच के बताइएगा गाइस। तो पहली बात तो शुरू कहाँ से होगा ये? ओके जी। स्लोअर वेव्स विद हायर पीक, स्लोअर एंड मोर रेगुलर, रिलेटिवली रैपिड एंड लो एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले तो रिलेटिवली रैपिड ही रहेगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अवेक हो तो फर्स्ट स्टेज में डी ही आएगा। फिर आपको पता है स्लीप स्पिंडल्स जो होते हैं, स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेज 2 में आते हैं। तो क्या आएगा अगला? डी के बाद ए आएगा। अब ये बाकी हटा दो, अब या तो सी पहले है या बी पहले। तो अब देखो, स्लोअर पीक वेव्स विद हायर पीक्स एंड लोअर वैलीज, ठीक है जी, एंड स्लोअर एंड मोर रेगुलर। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? डी ए बी सी बनेगा। तो पहले बी आएगा फिर सी आएगा, तो विच इज डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4 गाइस। क्या आप लोगों ने 4 किया था? 4 किया था। बट कैन डी बी रेम स्लीप टू? इट कैन बी, बट उस बारे में अभी बात नहीं हो रही है। स्लीप की स्टेजेस फ्रॉम 1 to 4 पूछी हुई है, वो तो बाद में आती है रेम स्लीप, इसके एकदम ही बात है ना। तो स्टेज नंबर 1 इन सब में तो डेफिनेटली रैपिड एंड लो एम्पलीट्यूड वाली ही होगी, और कोई स्लीप स्टेज 1 हो ही नहीं सकती। स्लीप स्पिंडल तो स्टेज 2 में आते हैं, दैट इज वाई। सॉर्टेड सॉर्टेड सॉर्टेड, थम्स अप कर दीजिए गाइस। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइपोलर डायमेंशंस आर मेजर्ड बाय MBTI? तो पहले ही देख लो गाइस, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है, आपको इसके लिए MBTI आना जरूरी नहीं है। MBTI आना जरूरी नहीं है। अरे भाई, एंग्री वर्सेस काल्म कुछ होता है क्या? तो ई तो हो ही नहीं सकता। ई वाले सारे उड़ा दो, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 2। लो जी, मेरे को MBTI नहीं भी आता था, मैंने तब भी राइट आंसर टिक कर दिया। दिस इज लॉजिकल रीजनिंग एट इट्स फाइनेस्ट, है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही बनेगा। अब ये बता दो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है इन सब में? सैलिवेशन इंक्रीज करना, दिल की धड़कन बढ़ाना, डाइजेस्टिव फंक्शंस कम कर देना, ब्लैडर फंक्शन को रोक देना, प्यूपिल डायलेट कर देना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑपोजिट काम करता है टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपको फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स देती है। तो सैलिवेशन कम हो जाती है फाइट वर्सेस फ्लाइट में, तो बिल्कुल ये करेगा। हार्ट रेट स्लो बिल्कुल करेगा क्योंकि बढ़ जाती है। डाइजेस्टिव फंक्शन को बढ़ाएगा, कम थोड़ी ना करेगा, तो ये गलत है। ब्लैडर फंक्शन को कम कर देगा, बिल्कुल नहीं, वॉशरूम आना चाहिए। प्यूपिल को डायलेट करेगा, नहीं, वो तो पहले से ही होते हैं। सो सही आंसर आपके लिए क्या बनता है? ए एंड बी ओनली, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, चूज द टास्क। बताइए गाइस, कौन सा वो टास्क है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखे जाते हैं एक बच्चे के? ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या? एबिलिटीज एग्जीक्यूट करने की उनको अपने देख के बताओ।
तो देखो भाई, पहली बात तो ई तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फॉल्स बिलीफ टास्क है, ये नहीं हो सकता, तो ये वाला हट जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है कंजर्वेशन टास्क, स्ट्रूप टास्क, ट्रेल मेकिंग टास्क एंड कलर स्पैन बैकवर्ड टास्क। तो आपको इसमें क्या दिखेगा गाइस, ये जो कलर स्पैन बैकवर्ड टास्क है ना, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है। क्यों? कंजर्वेशन टास्क किस में आता है, जीन पियाजे वाली बात में आता है, ये उसको करता है। स्ट्रूप टास्क आपकी मेमोरी और अटेंशन को देखता है, वो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन में ही आता है। ट्रेल मेकिंग टास्क आपकी सस्टेन्ड अटेंशन को देखता है, वो भी इसी में आता है, ठीक है जी। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन सिर्फ चिल्ड्रन के, इसमें क्या दिक्कत है? चिल्ड्रन के एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं देखते हम, स्ट्रूप टास्क तो हम बच्चों पे भी लगा सकते हैं, ट्रेल मेकिंग टास्क भी सब पे लगा सकते हैं। चेक करूं मैं, ये चेक करूं? चलो चेक कर लेते हैं भाई, मे बी आई एम रॉन्ग। तो या तो बी सी डी है या ए बी सी है, फॉल्स बिलीफ तो नहीं है। हम्म। ठीक है, तो आप उसको टिपिकली, मैं गलत हूँ भाई, कंजर्वेशन टास्क को टिपिकली नहीं मान सकते एग्जीक्यूटिव फंक्शन। सो इन दैट केस बी सी और डी ही आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2। आई एम रॉन्ग, कंजर्वेशन टास्क को आप एग्जीक्यूटिव फंक्शन का नहीं मानते, स्ट्रूप टास्क को मानते हैं, ट्रेल मेकिंग को मानते हैं, कलर स्पैन बैकवर्ड को मानते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो बी सी एंड डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर, वाई इज नॉट इन द, नॉट द ऑप्शन ए क्या है? फॉल्स बिलीफ टास्क तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन के बारे में है ही नहीं ना, और कंजर्वेशन आ रहा है उसमें, तो वो चीज़ है। अच्छा, ऊपर का ए, कंजर्वेशन टास्क इटसेल्फ इज अबाउट जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, दैट इज वाई। अगला बताओ भाई, विच ऑफ द, ये तो फैक्ट बेस्ड है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्बल सब टेस्ट ऑफ वेस? इंफॉर्मेशन, सिमिलैरिटीज, डिजिट सिंबल, ऑब्जेक्ट असेंबली एंड डिजिट स्पैन। नी, सॉरी, बताओ क्या होगा? डिजिट स्पैन भी होता है गाइस, डिजिट स्पैन भी होता है वर्बल सब टेस्ट में। तो ए एंड बी तो है ही, पर इट इज़ अ वर्बल सब टेस्ट ना भाई, इट मेजर्स वर्किंग मेमोरी, बट इट इज़ अ वर्बल सब टेस्ट, देख लो। ए बी एंड ई, क्योंकि मैंने अभी चेक भी किया, तो मैं बता देता हूँ कौन से वर्बल सब टेस्ट हैं। इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल है, कॉम्प्रीहेंशन है, वोकैबलरी है, सिमिलैरिटीज़ है, एरिथमेटिक है एंड डिजिट स्पैन है, ठीक है जी। तो ये सारे आपके वर्बल सब टेस्ट हैं। तो ए बी एंड ई आर द राइट वन, डिजिट सिंबल ऑब्जेक्ट असेंबली उसके पार्ट नहीं है, ए बी एंड ई आएगा गाइस, ठीक है। अगला बताओ,
ये तो आप लोगों ने पूछा भी था एक बार, उसमें डाउट्स में पूछा था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कोलबर्ग्स थ्योरी? Kohlberg ignored the powerful emotion of pride, shame, guilt that influences our moral thoughts and actions. Okay. Good boy, good girl orientation occurs in the post convention morality stage. Okay. Naive hedonism characterizes the behavior of children in the stage of conventional morality. सही बात है, जो मेरे लिए अच्छा है वही बात है. Kohlberg believes that stage of moral development follows an invariant and universal sequence. सबके साथ सेम होता है. तो सिंपल सी बात देखो गाइज, इसमें बी ही गलत है. गुड बाय गुड वर्ल किस में होता है? पोस्ट कन्वेंशनल में नहीं होता, तो किस में होता है? प्री कन्वेंशनल में होता है. बिल्कुल सही. सो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी आर ट्रू. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट वन. ठीक है, चलो. बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग रिवॉर्ड टेक्निक, solving problem through insight, application of learning principles to change behavior, bringing behaviors under stimulus control. Right one is 3333. बिल्कुल. एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स टू चेंज बिहेवियर. बिहेवियर को मॉडिफाई करना है तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सारे अप्लाई करना है. रिवॉर्ड टेक्निक अप्लाई करना इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. ठीक है जी. प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इनसाइट उसका काम नहीं है. स्टिमुलस कंट्रोल वाली बात अलग है. बीइंग एबल टू रन अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑन डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. Which of the following type of intelligence can be explained by the given statement? Creative, analytical, practical और interpersonal. ये तो easy question है. Statistical analysis दो वर्ड आ रहे हैं, तो obviously आप बिना पढ़े भी इसका नाम analytical intelligence करके रख सकते हो. Option number 2 is the right one. हमने 2 बजे स्टार्ट किया था और 3:30 बजने वाले हैं. Really? 1 घंटा हो चुका है. वाओ. People who suffer from anorexia nervosa are afraid of becoming fat and they binge eat and then they purge the food. Statement 1. People who suffer from anorexia nervosa are afraid of becoming fat and severely restrict their food intake to the extent of starvation. बताओ. बोथ सही, एक सही एक गलत. बिल्कुल सही. वो वाली बुलीमिया नर्वोसा के बारे में. स्टेटमेंट 1 इज अबाउट बुलीमिया नर्वोसा. राइट वन इज दिस वन. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ठीक है, चलिए. Easy question. Although the dash constitutes only 10% mass of the brain, it contains more than half of the brain's neurons. It is thalamus, corpus callosum, cerebellum, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स. ऑब्वियसली ये तो मतलब लिखा हुआ फैक्ट है. सेरेबेलम इज द राइट आंसर फॉर इट. चलो आगे बढ़ते हैं. असर्शन रीजन पे आते हैं हम. समथिंग वेरी स्कैरी. अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, thoughts, anticipations, planning, perception and attention are all considered as major factors in behavior. Okay. और रीजन दे रखा है, रिसर्च ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर जनरली डन अंडर हाईली कंट्रोल्ड लैबोरेटरी कंडीशंस. क्या आंसर होगा इसका? ऑब्वियसली 2 ही होगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों बातें सही हैं. कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में लैबोरेटरी कंडीशन में होती है, बिल्कुल सही. और पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात सही है, पर इनके बीच में कोई रीज़न ही नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है. ये तो 2 अलग अलग बातें कर दी है कि नहीं. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल सिस्टम्स? रॉशाच इन ब्लॉट, ल्यूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी, है ना, हॉलस्टेड राइटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी, TAT थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट.
पहली बात तो जिनको भी 2 पता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप PYQs कर चुके हो, ठीक है। जिन्हें भी नहीं पता उनके लिए मैंने यहाँ पर डाला है ये दोनों के बारे में, जिनके बारे में लिखा हुआ नहीं है ना। तो ल्यूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी, दिस टेस्ट इज एक्सप्लिसिटली बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ Alexander Luria and his concept of functional systems. Luria emphasized the interconnectedness of brain regions and how they work together in functional systems for various cognitive processes. The Luria-Nebraska battery is designed to assess these functional systems. और Halstead-Rayton न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी क्या है, वो लोकलाइजेशन के बारे में. While this is a comprehensive neuropsychological battery, it is based more on a traditional localizational approach. ठीक है जी, कि ब्रेन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम होते हैं, focusing on specific brain areas and their corresponding functions rather than Luria's holistic view of functional system. Luria ने क्या बोला कि भाई पूरे ब्रेन में जितने भी काम है वो सारे में फैल के हो रहे हैं, और हाल्स्टेड ने क्या बोला, नहीं पर्टिकुलर जगहों पे हो रहे हैं, लोकलाइजेशन ऑफ थिंग्स है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा गाइस. फंक्शनल सिस्टम्स वाली बात है. अब देखो कई सारी चीज़ें होती है जो हम सिर्फ याद नहीं कर सकते, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस सी द क्वेश्चन एंड देन लर्न अराउंड इट. सिर्फ उसको मत लर्न करो, साथ में ये हॉलस्टेड वाला भी देख लो, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला is applied to test whose items are scored in a dichotomous fashion such as right or wrong, true or false, etc. क्या लगता है इसका? वही PYQ करे हुए बच्चों के आंसर आते हैं. इसका सही आंसर क्या है भाई? KR20 फॉर्मूला, क्रूडर समथिंग समथिंग, है ना. क्रूडर रिचर्डसन फॉर्मूला 20, इसको KR20 कहते हैं. दिस फार्मूला इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू एस्टिमेट द इंटरनल कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट वेयर इट आइटम्स आर स्कोर्ड डाइकोटमसली, यानी राइट और रॉन्ग में, ट्रू और फॉल्स में. इट असेसेस हाउ वेल द आइटम्स ऑन द टेस्ट मेजर सिंगल अंडरलाइंग कॉन्स्ट्रक्ट. ठीक है भाई, तो ये कूडर रिचर्डसन के बारे में है. फार्मूला K20 है उनका. इट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर डाइकोटमस फैशन में असेस करी हुई आइटम्स. ठीक है, चलिए. अकॉर्डिंग टू क्रेग एंड लॉकहार्ट्स लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, जो कहता है जितनी डीपर प्रोसेसिंग उतना ही बेटर आपकी वो हो जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द बेस्ट मेमोरी? वर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय हैविंग 5 letters, a word recognized by the number of vowels, a word analyzed for its meaning, all the words will be equally remembered. बता दो. ईजी है. लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी जाएगा जब उसमें डीपर प्रोसेसिंग होगी, यानी वर्ड के मीनिंग की प्रोसेसिंग होगी. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए. According to Sternberg's triarchic theory of intelligence, people high on dash dimension usually excel on standard test of academic potential and make excellent students. This intelligence is also known as academic intelligence as well. कौन सी है ये? Componential intelligence. Very good. Contextual वाली को क्या कहते हैं? Street smartness भी कहते हैं, और एक और वर्ड कहते हैं practical intelligence कहते हैं, है ना, everyday life वाली. अच्छा जी, आगे देखते हैं. Contralateral neglect is often associated with large lesions of the right dash lobe. कौन सा लोब है? पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल. तो फिर भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे भी. Contralateral neglect, also called as hemispatial neglect, ये नाम सुना होगा. This is a neurological psychological condition where after damage to one hemisphere of the brain, a person is unaware of stimuli on the opposite side of the body or environment. It is most commonly associated with damage to the right parietal lobe. तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट parietal lobe. ऑप्शन नंबर 1. छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने गाइस, सॉल्व करके बताइए मेरे को. अब देखो इसी क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि सिंस मेरे टाइम का क्वेश्चन है, इस ही पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से मैंने स्टार्ट्स इन साइकोलॉजी को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाने को बोला, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने आने चाहिए.
नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बता दो भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो, नंबर्स आपको दे रखे हैं। क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। करो भाई। क्या आ रहा है गाइस, अंडर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। तो 13 डिवाइडेड बाय 4 क्या है, 3.25। अंडर रूट ऑफ 3.25 1.80 नियरेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 1.87 इज द राइट आंसर। कैसे करते हैं, s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार का यानी मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो आप 2 माइनस 4 4 माइनस 4 3 माइनस 4 7 माइनस 4 निकालते हो लाइन में, फिर उनका स्क्वायर करते हो, फिर उसका सिग्मा करते हो, फिर उसको डिवाइड बाय n करते हो, फिर उसका अंडर रूट कर देते हो। ठीक है, चलिए। In classical test theory, the difficulty level of item is equivalent to the proportion of examinees in a standardization sample who pass them, who pass the particular item. Difficulty index level यही है कि जितने लोग उसको पास कर पाते हैं उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी है, जितने कम उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी। IRT model concludes that test scores are more reliable for individuals of average ability and increasingly less reliable for those with very high or very low ability. बताओ, what will be the answer guys? What will be the answer? बताओ बताओ सारे बताओ, ज़्यादा लोगों के रिस्पॉन्सेज आए नहीं। बताओ भाई, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अब मैंने नहीं देखे क्या, लिखो तो सही, दोबारा लिख दो गाइस, अगर आप पहले लिख चुके तो दोबारा लिख दो। ठीक है जी। तो इन दिस केस क्लासिकल टेस्ट थ्योरी तो सही कहती है, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम इज इक्विवेलेंट, तो 1 तो सही है। देन स्टेटमेंट 2 क्या कहती है कि आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी मॉडल कंक्लूड्स दैट टेस्ट स्कोर्स आर मोर रिलायबल फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ एवरेज एबिलिटी एंड इंक्रीजिंगली लेस रिलायबल, ठीक है जी, फॉर दोज विद वेरी हाई और वेरी लो एबिलिटी। ठीक है जी, बट इधर मैंने जब चेक किया तो चेक के हिसाब से तो ये है कि IRT कॉरिस्पॉन्ड्स कैन अकाउंट द फैक्ट दैट टेस्ट आइटम्स हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो एक बार इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट 2 को चेक करेंगे ज़रा। अगर 2 सही है तो 1 है, अगर 2 गलत है तो 2 है। तो एक बार बताओ गाइस, चेक करके बताओ, चेक करके बताओ।
then we'll move ahead. I guess सही है ये वाली जो स्टेटमेंट है. Concludes that test scores are more reliable for individuals of average ability. और जितनी एक्सट्रीम होते जाती है उतनी रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर कम होते जाती है. आई फील दिस इज राइट. विल चेक दिस. अभी के लिए हम इसे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट मानते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो किसी ने मुझसे कल पूछा था कि एमएससी करनी ज़रूरी है क्या. तो देखो क्वेश्चन आ गया. Which of the following major areas are the areas of assessment in MSE, mental status examinations? Cognitive and memory functions, emotional functions, physique build, perceptual error, कोई hallucination illusion है, speech and communication. क्या होगा गाइस. फोर A, B and E, cognitive memory functions, emotional functions, speech and communication. बिल्कुल सही. 4 is the right answer. Very good. चलिए अगला इजी क्वेश्चन है. अरेंज द स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस. रिवाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग आइटम, सेलेक्टिंग अ स्केलिंग मेथड, टेस्टिंग द आइटम्स, डिफाइनिंग द टेस्ट. तो भाई सबसे पहले तो डिफाइनिंग द टेस्ट ही होगा. ई ही होगा. तो आप ये हटाओगे. अब ई का तो बी है या सी है. कंस्ट्रक्टिंग द आइटम्स या सेलेक्टिंग अ स्केलिंग मेथड. क्या होगा पहले गाइस. बी पहले होगा या सी पहले होगा. सी पहले होगा. बिल्कुल सही. तो सी पहले है तो सेलेक्टिंग द स्केलिंग मेथड, कंस्ट्रक्टिंग द टेस्ट आइटम, टेस्टिंग द टेस्ट आइटम्स एंड देन क्या है आपका ए, रिवाइजिंग द टेस्ट. ओके. तो 3 का सी मतलब सी जो भी है ये 3 आंसर है इसका. चलिए. मोस्ट एम्पेरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट्स आर साइकोडायनेमिक और ह्यूमनिस्टिक. आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल टेस्ट ट्रायल्स है ना. रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स आर रिगार्डेड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन साइकोथेरेपी रिसर्च. बताओ. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू. बताओ. पहली बात तो मोस्ट एम्पेरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट्स आर साइकोडायनेमिक. ये गलत है. ये गलत है. अरे साइकोडायनेमिक को तो एम्पेरिकली माना ही नहीं जाता. बहुत सब्जेक्टिविटी है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन. क्योंकि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड उसे बोल सकते हो आप. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन. अब देखो ये एक क्वेश्चन है जिससे मेरे को सपने आए थे, बुरे सपने आए थे इस क्वेश्चन की वजह से. इस क्वेश्चन ने मुझे बड़ा हॉन्ट किया था. ठीक है. तो ये तो ऐसी कुछ चीज़ है जो आपको थोड़ा याद करनी पड़ती है. रॉर्शच की बहुत सारे प्रकार की स्कोरिंग है तो उसको आप अलग से करो. विच सिंबल इज यूज टू इंडिकेट अनयूजुअल डिटेल इन रॉर्शच स्कोरिंग क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एक्सनर सिस्टम ऑफ स्कोरिंग. अब देखो देयर आर मल्टीपल स्कोरिंग सिस्टम्स एज वेल. तो उसमें एक्सनर के सिस्टम ऑफ स्कोरिंग का क्या रिलेशनशिप है. इसका आंसर अगर आप लोगों ने याद कर रखा है तो बता दो. बिल्कुल याद कर रखा है ना. वही 4-5 लोगों के आंसर आते हैं जिसने सॉल्व किया हुआ है. ये डी और छोटा डी. ठीक है. इसको थोड़ा देख लेना कभी आ जाए ऐसा क्वेश्चन. अब देख रहे हो मेरे वाले टाइम पे सब्सिक्वेंटली 2024 से तो ज़्यादा ही मुश्किल क्वेश्चन थे एटलीस्ट. प्लस हमारा जीएटी भी था. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे क्राइटेरियाज नीचे गिर गई थी. है ना. Schizophrenic patients with positive symptoms have better prognosis for recovery than those with negative symptoms. Okay. The dopamine hypothesis states that schizophrenia is produced by an undersupply of this neurotransmitter. बता दो. दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं. पहली सही है, दूसरी गलत है, दूसरी सही है, पहली गलत है. बताओ. ओके. तो पहली बात तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. ये देखा गया है कि जिनको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन ये सारे सिम्टम हैं उनकी रिकवरी मच ईजियर है दैन द पीपल जिनको सपोज वो है एफेजिया कह रहा हूँ वो है लाइक
क्या कहते हैं हम उसे, ब्लंट अफेक्ट है ना, फ्लैट अफेक्ट है, ठीक है। तो ये तो सही है। दूसरी तरफ द डोपामिन हाइपोथेसिस स्टेट दैट स्किज़ोफ्रेनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवर सप्लाई होता है भाई, डोपामिन की हद से ज़्यादा सप्लाई, तो 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज राइट, 2 इज रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द कॉमन ऑब्सेशंस, विच ऑफ दीज आर कॉमन ऑब्सेशंस? कंटामिनेशन, एक्सेसिव चेकिंग, परफेक्शनिज्म, होर्डिंग, अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है। टू और 3 में कंफ्यूज हो रहे हो, बाकी लोग बताओ। ACD या ACE, उसमें कंफ्यूज हो रहे हो? तो देखो, अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स को तो सिर्फ आप उसमें रख सकते हो, अलग से रख सकते हो। मेरे ख्याल से कंटामिनेशन, परफेक्शनिज्म और होर्डिंग, ACD। आप लोग क्या लिख रहे हो, 2 या 3? 2 3 में मेरे ख्याल से तो ये तीनों ज़्यादा रिलेटेड है, परफेक्शनिज्म, होर्डिंग एंड कंटामिनेशन। क्योंकि अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर के एकदम डिफरेंट है, OCD में नहीं आता फिर वो, है ना। तो आई गेस ACD, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। इट इज सब टाइप ऑफ OCD ना, होर्डिंग डिसऑर्डर। तो D है तो सही, ACD। बताओ बताओ जिसने भी। एक सेकंड मेरे को ईयरफोन लगा दो। इट इज़ अ कॉमन ऑब्सेशन, बट फिर उन्होंने वो पूछा है ना कि वो कैसे है, लाइक ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। हाँ, इट इज़ नॉट अ सब टाइप, सॉरी, इट इज़ रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉमन ऑब्सेशंस, तो सबसे कॉमन तो देखो होर्डिंग डिसऑर्डर है। आइडेंटिफाई द कॉमन ऑब्सेशंस, कंटामिनेशन की कॉमन ऑब्सेशन होती है। अब ऐसे तो एक्सेसिव चेकिंग भी होती है, इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन वो। परफेक्शनिज्म, होर्डिंग, अनवांटेड सेक्सुअल थॉट। ओके, सो आप लोगों के पर्सपेक्टिव में आप लोग ये कह रहे हो कि सिर्फ थॉट की बात हो रही है, सिर्फ ऑब्सेशन की बात हो रही है, नॉट द ओवरऑल पैटर्न। हाँ, देखते हैं। ठीक है, चेकिंग, एक्सेसिव चेक करना, यस इट इज़ अ कंपल्शन। परफेक्शनिज्म इन दैट, तो डी भी फिर कंपल्शन ही है क्योंकि आप कुछ फिजिकल काम कर रहे हो। ओके, देन आपके पास बच रहा है परफेक्शनिज्म, कंटामिनेशन एंड अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स। परफेक्शनिज्म सिर्फ थॉट है, इसका बताओ मेरे को थोड़ा सा गाइस, सी का क्या रहेगा? इज इट अ कंपल्शन और इज इट एन ऑब्सेशन? सी का लाइक क्या लग रहा है, इज इट अ कंपल्शन और इज इट अ ऑब्सेशन? होर्डिंग इज अ कंपल्शन, एक्सेसिव चेकिंग इज अ कंपल्शन, तो हम इसे ऑब्सेशन में ही रखते हैं, ठीक है। तो फिर तो ए, सी और ई हो जाएगा। अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स भी ऑब्सेस हो गए हो आप। आई वॉज टेकिंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ OCD रिलेटेड डिसऑर्डर्स, दैट इज वाई आई सेड AC एंड क्या था, D वाला, होर्डिंग डिसऑर्डर परफेक्शनिज्म रिलेटेड है। बट अगेन अगर होर्डिंग को लेते तो एक्सेसिव चेकिंग को भी लेना पड़ता। ट्रू। तो सिर्फ ऑब्सेशंस को अगर देखें तो कंटामिनेशन ऑब्सेशन है, अनवांटेड थॉट्स है, होर्डिंग और एक्सेसिव चेकिंग को हम हटा सकते हैं क्योंकि, ठीक है जी।
हाँ, ये तो ऑब्सेशन है ही, अनवांटेड सेक्सुअल थॉट है वो, ऑब्सेशन तो है ही। ठीक है, तो हाँ ए सी ई लेते हैं फिर, ए सी एंड ई। सॉर्टेड। चलो ए सी एंड ई उसका फिर ठीक है, ये तो इजी है। आउट ऑफ दीज कौन से हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड है? बता दो। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए डी एंड ई, एवर्जन थेरेपी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड फ्लडिंग, तीनों ही आपके फियर से रिलेटेड हैं और आप सब्सटेंस अब्यूज से रिलेटेड है। सो दैट इज़ वाई। और देखो टोकन इकोनॉमी जो है वो क्या है, क्लासिकल नहीं है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ठीक है, तो ए डी ई ऑप्शन नंबर 3। चलिए 5 मोर क्वेश्चंस टू गो। Many people who suffer recurrent panic attacks develop agoraphobia because they fear they will have have an attack in public. Statement 2 क्या है? Panic attack can also occur during sleep. इसका बताओ भाई, क्या लगता है? बिल्कुल, इसकी दोनों ही राइट हैं। स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं। Which of the following interviewing skill is intended to help client change their self-defeating behavior? कौन सी इंटरव्यूइंग स्किल है जो हम क्लाइंट को सिखाते हैं ताकि वो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर ना करे, खुद को डिफीट ना करे? सेल्फ डिस्क्लोजर, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, डिस्प्यूटिंग और फोकसिंग, क्या लगता है? Change their self-defeating behavior. Change their self-defeating behavior. 3 आ रहा है। ओके, बिल्कुल। तो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह को डिस्प्यूट कर पाना, अपना पर्सपेक्टिव बीच में रख पाना, ऑप्शन नंबर 3 इज मच मोर रिलेटेड सेल्फ डिस्क्लोजर वगैरह से ज़्यादा। ओपन एंडेड क्वेश्चन तो आप सिखाते थोड़ा ना, वो स्किल थोड़ा ना। एक सेकेंड। What among the following is a type of close-ended question in a clinical interview? Close-ended question. Tell me about your problems. What kind of recreational activities do you prefer? What kind of cars do you like? Is your father strict? Option number 4 obviously yes or no option है ये तो, कि हाँ मेरे पिताजी स्ट्रिक्ट हैं। तो बस सिंपल सी बात है। अगला देखते हैं। A random sample in which 2 or more subsamples are represented according to some predetermined proportion, generally in the same proportion as they exist in the population. तो सिस्टमैटिक, क्लस्टर्ड, स्ट्रैटिफाइड, सिंपल रैंडम, कौन सी सैम्पलिंग होती है ये? अलग अलग सब ग्रुप्स हैं और रिप्रेजेंटेशन उतनी है जितनी पॉपुलेशन में है सब ग्रुप की। तो बताओ क्या लगता है? क्लस्टर है, स्ट्रैटिफाइड है, व्हाट इज इट? सिस्टमैटिक और सिंपल रैंडम तो नहीं है, क्लस्टर्ड और स्ट्रैटिफाइड के बीच में डिफरेंस है। इज इट क्लस्टर, इज इट स्ट्रैटिफाइड? क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड के बीच का मेरे को कोई बता सकता है डिफरेंस क्या होता है? एग्जैक्टली। क्लस्टर जो होते हैं वो अनइक्वल ही होते हैं। स्ट्रैटिफाइड के अंदर आपके जो सैंपल वो हैं, स्ट्रैटिफाइंग है, वो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन के अंदर कितना कितना रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, क्लस्टर आप किसी भी चीज़ पे बना सकते हो, जोग्राफिकल लोकेशन, कन्वीनियंस के हिसाब से क्लस्टर बना दिया आपने। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही।
तो जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन वो स्ट्रैटिफाइड में है. क्लस्टर आप खुद समझो, क्लस्टर लेस फॉर्मल वर्ड है, स्ट्रैटिफाइड ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है. वैसे लेके चलो. अगला क्वेश्चन. Individuals with paranoid personalities tend to be grandiose, entitled, and self centered. Individuals with narcissistic personalities are aloof, emotionally cold, display unjustified suspiciousness, jealousy, and fear of intimacy. बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या चीज़ है? दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं. ध्यान से देखोगे तो उल्टा लिखा हुआ है. पैरानॉइड के बारे में ये सारी बातें, नार्सिसिस्टिक के बारे में ये वाली बातें. तो दोनों ही ऑप्शंस, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत दे रखी है. ठीक है. अच्छा जी, लो जी, इसी के साथ हमारा 100वां क्वेश्चन भी खत्म हुआ. ये हो गया हमारा. एक और क्वेश्चन हो गया. CUT PG 2023 भी हो गया. ये बहुत बढ़िया. चलो भाई, अब सिंस आपका पेपर बहुत ही पास है तो हम 2022 वाला भी करेंगे. ठीक है. 2022 का देखें, कब देखें. चलो मैं आपसे बाद में बात करूंगा इस बारे में, ग्रुप में बात करेंगे. ठीक है. सबका सॉर्टेड है सीन? एनी अदर डाउट्स? परफेक्ट. मज़ा आया. कितना टाइम लगा? में 2 ही घंटे लगते हैं हमेशा. एक्चुअली 1.5 घंटा लगा इस बार, या समथिंग लाइक दैट. चलो, विद दैट आई विल एंड दिस क्लास.